आप सुन रहे हैं डार्क सन द मेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब बाय रिचर्ड रोड्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह किताब परमाणु बम के बाद हाइड्रोजन बम के निर्माण की कहानी बताती है, जो इंसान द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हथियारों में से एक है। यह सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, जासूसी, नैतिकता और सत्ता की दौड़ भी शामिल है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज मैं आपको एक ऐसे अंधेरे सूरज की कहानी सुनाता हूं जिसने दुनिया की ताकतों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है हाइड्रोजन बम बनाने की, उस विनाशकारी हथियार की जिसने शीत युद्ध को एक नई और खतरनाक दिशा दी। ये कहानी है रिचर्ड रोड्स की एक और महान कृति डार्क सन की। हमारी कहानी 1939 के जनवरी में शुरू होती है, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जलने वाली थी। उस समय भौतिक विज्ञानी क्लाउस फुक्स नाम का एक व्यक्ति, जो नाजी जर्मनी से भागकर इंग्लैंड आया था, अमेरिका में सोवियत जासूस हैरी गोल्ड को परमाणु बम के शोध से जुड़ी अहम जानकारियां सौंप रहा था। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक विशाल जासूसी नेटवर्क की शुरुआत थी, जिसने सोवियत संघ को अपना परमाणु बम बनाने में मदद की। फुक्स ने 1941 से ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट की गुप्त जानकारियां सोवियत संघ को भेजनी शुरू कर दी थी। उसी समय सोवियत वैज्ञानिक भी परमाणु विखंडन की खोज से उत्साहित थे। फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी ने एक पत्र में यूरेनियम विखंडन की क्षमता का जिक्र किया, जिसने सोवियत वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। इगोर कुर्चटोव जैसे वैज्ञानिकों ने इस दिशा में गंभीर शोध शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था परमाणु रिएक्टर और बम बनाना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। स्टालिन का शासन अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। ग्रे टेरर नाम के दौर में कई वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किया गया और मार डाला गया। इस डर और युद्ध की परिस्थितियों के बावजूद सोवियत वैज्ञानिक अपने शोध में लगे रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई सोवियत वैज्ञानिकों को परमाणु अनुसंधान के बजाय तत्काल सैन्य परियोजनाओं पर काम करना पड़ा, जैसे टैंकों के कवच और रडार का विकास। लेकिन दुनिया की स्थिति को देखते हुए कई बुद्धिजीवियों ने साम्यवाद को एक समाधान के रूप में देखना शुरू कर दिया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिक भी इसी दौर से गुजरे। उन्हें लगता था कि साम्यवाद युद्ध और आर्थिक संकटों से उबरने का रास्ता हो सकता है। सोवियत जासूसी नेटवर्क बड़ी चालाकी से काम कर रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों के जरिए जासूसों की भर्ती की जाती थी। मॉरिस कोहेन और क्लाउस फुक्स जैसे लोग इस नेटवर्क के अहम हिस्से बन गए। फुक्स, जो परमाणु शोध में लगा हुआ था, सोवियत संघ के लिए जासूसी भी कर रहा था। कैम्ब्रिज 5 नामक जासूसों के एक समूह ने भी ब्रिटिश परमाणु परियोजना की अहम जानकारियां सोवियत संघ तक पहुंचाईं। इन जासूसी रिपोर्टों ने सोवियत नेताओं की आंखें खोल दी, जो पहले परमाणु बम को संभव नहीं मानते थे। 1942 के मध्य तक सोवियत संघ ने अपना परमाणु शोध कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया और इगोर कुर्चटोव को इसका नेतृत्व सौंपा। सोवियत परमाणु कार्यक्रम को शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संसाधनों की कमी, युद्ध की मांगे और नौकरशाही की बाधाएं। स्टेलिनग्राद की लड़ाई ने परमाणु परियोजना से ध्यान और संसाधनों को अस्थायी रूप से हटा लिया। लेकिन 1943 की शुरुआत तक कुर्चटोव को परियोजना पर अधिक अधिकार मिल गया। उन्होंने एक वैज्ञानिक टीम बनानी शुरू की। इसी बीच उन्हें जासूसी से प्राप्त कुछ दस्तावेज मिले, जिनमें आइसोटोप पृथक्करण और प्लूटोनियम जैसे नए तत्वों के बारे में जानकारी थी। कुर्चटोव ने पाया कि प्लूटोनियम यूरेनियम 235 से बेहतर विखंडनीय गुण रखता है। इस खोज ने सोवियत बम डिजाइन की दिशा बदली। हैरी गोल्ड की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। वह रूसी अप्रवासियों का बेटा था, जो यहूदी विरोधी भावना और मजदूरों के संघर्ष के माहौल में बड़ा हुआ। 1930 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आने के बाद उसने जासूसी की दुनिया में कदम रखा। उसकी प्रेरणा थी साम्यवाद में विश्वास, यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लड़ाई और एक बड़ी बुराई से लड़ने का जज्बा। वह रासायनिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने में सफल रहा और सोवियत संघ के लिए अहम जानकारियां जुटाता रहा, जैसे कि सिंथेटिक रबर उत्पादन के डिजाइन। उसकी जिंदगी का सबसे अहम मिशन क्लाउस फुक्स से जुड़ना था, जिसने परमाणु ऊर्जा से जुड़ी जासूसी में उसकी भूमिका को और गहरा कर दिया। इस बीच अमेरिका लैंड लीज कार्यक्रम के तहत सोवियत संघ को भारी मात्रा में सैन्य सहायता भेज रहा था। लगभग 11 अरब डॉलर की इस सहायता में हथियार, भोजन, वाहन और पूरे कारखाने शामिल थे। लेकिन इस सहायता के साथ एक अंधेरा पहलू भी जुड़ा था। जॉर्ज रेसी जॉन नाम के एक अमेरिकी अधिकारी ने देखा कि मास्को भेजे जा रहे कुछ ब्लैक सूटकेस में संवेदनशील दस्तावेज और सैन्य योजनाएं थीं। अमेरिका अनजाने में सोवियत संघ को परमाणु सामग्री भी भेज रहा था। यह लैंड लीज कार्यक्रम जासूसी के लिए एक राजमार्ग बन गया था। क्लाउस फुक्स दिसंबर 1943 में अमेरिका पहुंचा। वह मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल ब्रिटिश वैज्ञानिकों के दल का हिस्सा था। उसकी बहन क्रिस्टल कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में रहती थी। क्रिसमस पर वह उनसे मिला। जनवरी 1944 में जनरल ग्रोव्स के साथ एक अहम बैठक में आइसोटोप पृथक्करण के लिए एक नई बैरियर सामग्री के विकास पर चर्चा हुई। फुक्स न्यूयॉर्क में केली कॉरपोरेशन के साथ काम करने लगा।
वहीं उसने हैरी गोल्ड से मुलाकात की और अपने काम के बारे में ये जानकारी सीधे मास्को पहुंच रही थी। फुक्स का योगदान अमूल्य था। उसने न सिर्फ गैसीय प्रसार के सिद्धांत पर काम किया, बल्कि प्लूटोनियम बम के डिजाइन पर भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उसने जो कुछ भी सीखा वह सोवियत संघ तक पहुंच गया। फुक्स अकेला जासूस नहीं था। बर्कले की रेडिएशन लेबोरेटरी, जहां अर्नेस्ट लॉरेंस काम कर रहे थे, सोवियत जासूसी का एक अहम निशाना थी। वहां आइसोटोप पृथक्करण की तकनीक विकसित हो रही थी, जो बम बनाने के लिए जरूरी थी। ओपेनहाइमर के कम्युनिस्ट दोस्तों के जरिए भी उनसे संपर्क साधने की कोशिशें हुई। कनाडा में इगोर गोजेंको के नेतृत्व में एक जासूसी नेटवर्क भी सक्रिय था, जिसमें एलन नन में जैसे वैज्ञानिक शामिल थे। जूलियस और एथेल रोसेनबर्ग की कहानी भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। डेविड ग्रीनग्लास, जो लॉस एलामोस में काम करता था, ने जूलियस रोसेनबर्ग को परमाणु बम के विकास की अहम जानकारियां दी। जनवरी 1945 में डेविड ग्रीनग्लास लॉस एलामोस लौटा। उसे पता था कि वहां सोवियत जासूस सक्रिय है। दूसरी तरफ सोवियत वैज्ञानिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, लेकिन कपित्सा वेडनेसडे जैसी संगोष्ठियों के जरिए वे ज्ञान साझा कर रहे थे। 1944 के अंत तक रिएक्टर विकास में प्रगति हुई। फरवरी 1945 में जासूसी के प्रयास तेज हो गए। ननमे और फुक्स से बम डिजाइन की अहम जानकारियां मिली। कुर्चटोव ने पाया कि इम्प्लोजन विधि गन टाइप विधि से बेहतर थी। फुक्स ने बम निर्माण की बारीकियां, जैसे इम्प्लोजन के तरीके और जरूरी सामग्री सोवियत संघ को दे दी। युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर अपनी ताकत दिखा दी थी। सोवियत संघ अब अपना बम बनाने की होड़ में था। इसी बीच इगोर गोजेंको नाम का एक सोवियत सिफर क्लर्क कनाडा में भाग गया। उसके पास सोवियत जासूसी नेटवर्क के दस्तावेज थे, जिससे पता चला कि सोवियत एजेंट परमाणु बम की जानकारी जुटा रहे हैं। डेविड ग्रीनग्लास ने जूलियस रोसेनबर्ग को इम्प्लोजन डिजाइन की विस्तृत जानकारी दी। क्लाउस फुक्स ने भी प्लूटोनियम के गुणों और बम के डिजाइन के बारे में अहम जानकारियां सोवियत एजेंटों तक पहुंचाईं। युद्ध के बाद लॉस एलामोस में कई वैज्ञानिक अपने काम के नैतिक पहलुओं को लेकर दुविधा में थे। ओपेनहाइमर ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल वैज्ञानिक शक्ति में नहीं, बल्कि युद्ध को असंभव बनाने में है। एडवर्ड टेलर सुपर बम यानी हाइड्रोजन बम के पक्षधर थे, जबकि कई अन्य वैज्ञानिक इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे तबाही और बढ़ेगी। दूसरी तरफ सोवियत संघ में लविंती बेरिया ने अमेरिकी परमाणु परियोजना की जानकारी जुटाने के लिए जासूसी के प्रयास तेज कर दिए। 1946 में सोवियत वैज्ञानिकों ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर F1 असेंबल करना शुरू किया। कुर्चटोव के नेतृत्व में ये एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि उनके पास शुद्ध सामग्री की कमी थी। उन्होंने अमेरिकी तकनीक की जानकारी का इस्तेमाल किया और अपनी परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन में बदलाव किए। दिसंबर 1946 में F1 रिएक्टर सफलतापूर्वक चालू हो गया। ये सोवियत परमाणु शक्ति की शुरुआत थी। इसी समय स्टैनिस्लाव उलम और जॉन वॉन न्यूमैन गणित के क्षेत्र में नए तरीके विकसित कर रहे थे। उलम ने मोंटे कार्लो विधि विकसित की, जो जटिल समस्याओं को सांख्यिकीय तरीके से हल करने में मददगार थी। टेलर और उलम हाइड्रोजन बम के सैद्धांतिक पहलुओं पर काम कर रहे थे। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। अमेरिका और ब्रिटेन ने बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू कर दी, जो एक बड़ी सफलता थी। इस संकट ने शीत युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ा दिया। जनरल कर्टिस लेमे ने स्ट्रेटेजिक एयर कमांड SAC को एक शक्तिशाली बल के रूप में विकसित किया। उनका मानना था कि परमाणु हमले में पहल करना जरूरी है। अगस्त 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण फर्स्ट लाइटनिंग किया। इससे अमेरिका का परमाणु एकाधिकार समाप्त हो गया। अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब हाइड्रोजन बम बनाने की होड़ शुरू हो गई। अमेरिकी वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर मतभेद थे। ओपेनहाइमर और उनके समिति ने हाइड्रोजन बम के खिलाफ सिफारिश की, लेकिन राजनीतिक दबाव और सोवियत खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। टेलर और उलम ने मिलकर एक नया डिजाइन विकसित किया, जिसे टेलर उलम डिजाइन कहा गया। इसमें एक बम प्राइमरी के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरे बम सेकेंडरी को संपीड़ित करने के लिए किया जाता था, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती थी। इसी बीच जासूसी के मामले सामने आने लगे। क्लाउस फुक्स ने जनवरी 1950 में अपनी जासूसी कबूल कर ली। इससे पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। जूलियस और एथेल रोसेनबर्ग पर जासूसी का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार किया, लेकिन अंततः ऐसा नहीं किया। इस युद्ध ने सीमित युद्ध के सबक सिखाए। नवंबर 1952 में अमेरिका ने आईवी माइक नाम से पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने एक पूरा द्वीप मिटा दिया। दुनिया अब और भी खतरनाक हो गई थी। सोवियत संघ ने भी अपना हाइड्रोजन बम विकसित कर लिया। अब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता रखती थीं। इसी दौर में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर हमले शुरू हो गए।
लुईस स्ट्रॉस, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने, ओपेनहाइमर के खिलाफ थे। उन्होंने ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के लिए एक अभियान छेड़ दिया। ओपेनहाइमर पर कम्युनिस्टों से जुड़े होने और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के आरोप लगे। एक लंबी सुनवाई के बाद उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। यह ओपेनहाइमर के लिए एक बड़ा आघात था। उन्हें उस समुदाय से अलग कर दिया गया जिसका उन्होंने खुद नेतृत्व किया था। शीत युद्ध के इस दौर में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं। जैसे एक बोतल में बंद दो बिच्छू एक दूसरे को मार सकते थे, लेकिन खुद के मरने के जोखिम के साथ। ये एक खतरनाक खेल था जो दशकों तक चला। परमाणु हथियारों ने दुनिया को कभी भी नष्ट होने के कगार पर खड़ा कर दिया था। डार्क सन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उस अंधेरे युग का दस्तावेज है जब मानव सभ्यता ने आत्मविनाश का हथियार खुद बना लिया। ये वैज्ञानिकों की प्रतिभा, राजनेताओं की महत्वाकांक्षा और जासूसों की चालाकी की कहानी है। ये उस अदृश्य सूरज की कहानी है जिसकी रोशनी अंधेरा फैलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि विज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल कितनी सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।